मतलब भाजपा भय और भ्रष्टाचार की पर्याय है। नशा बेचने वाले ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका पूरे जिले में नशे का कारोबार था, वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और बोलते हैं कि मैं इतना पिला दूंगा कि वोट समझ में ही नहीं आएगी कि वोट किसको देना है। सब हमको वोट दे देंगे, नशे में रहेंगे। सिमरिया की जनप्रतिनिधि जब कहीं जाते हैं तो वो केवल पैसे की बात करते हैं, व्यापार की बात करते, उद्योग की बात। अभय मिश्रा जी अधिकारी होते थे, बताते थे कि ये नियम में नहीं है। हमारे मन में आया कि ये ऐसे बताते रहेंगे कि ये नियम में नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा, तो फिर हम उनके मुद्दों और उनकी बातों को कैसे लड़ पाएंगे। तो हमने कहा कि नियमावली पढ़ना जरूरी है। बाबा जी शिक्षक थे, उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय में संस्कृत में पढ़ाई की और वहाँ बनारस विश्वविद्यालय में अभावों की जिंदगी जीकर उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय में काम। किसी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है तो लोग बुलाते थे कि आके हमारा समझौता करा दीजिए, क्योंकि हमारे घर परिवार के लोगों के दोनों पक्ष मानते थे कि यदि वो जो बोल देंगे तो हम दोनों लोगों को स्वीकार होगा। एक तरह से पंच की भूमिका, जैसे नहीं होता था पुराने जमाने में पंच परमेश्वर, कुछ था नहीं। लोग कहते थे कि भाई ये तो विधायक के बेटे हो तो टिकट मिलेगा, या तो बहुत बड़ा नाम हो घर परिवार का, राजा रियासतदार हो या छोटे रियासतदार तो मिलेगा। मूर्ख है, बोलेंगे कि ठीक है वो चुनाव के समय देखना है, बाकी कोई मतलब नहीं काम करने से, और सबकी दवाई है और वो दवाई करना है और वोट लेना है। चुनने के बाद फिर जब क्षेत्र के बाहर जैसे भोपाल के लोग देखते हैं कि ये फला क्षेत्र से विधायक हैं, वहाँ केवल पैसे चलते हैं, वहाँ लोग खरीदे जाते हैं। बकरी और भेड़ की कीमत ज़्यादा होती है, वोटर की कीमत कम होती है। तो मेरा ये कहना है कि वो जनप्रतिनिधि को जेल में डालते हो, और कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे भी जेल में जा रहे हैं जिनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना। राष्ट्रवादी भारत पार्टी की लड़ाई, रंजन गुप्ता का चुनाव प्रत्याशी बनना हर व्यापारी की लड़ाई है, क्योंकि यदि उनकी संख्या और अपनी ताकत का एहसास नहीं कराएंगे तो उनका कोई भी दल उनके वजूद को नहीं मानेगा। नमस्कार, मैं निशान मिश्रा और आप सभी रीवा स्टोरी मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, वो समय आ गया जब हमारे देश के लोग तय करते हैं कि हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसी सिलसिले में हम तमाम प्रत्याशियों के इंटरव्यू कर रहे हैं, गांव-गांव जाके सर्वे कर रहे हैं कि आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता की नब्ज़ टटोलने का प्रयास कर रहे हैं, कितना कुछ विकास क्षेत्र में हुआ है और कितना कुछ विकास नहीं हुआ है। इसी तारतम्य में आज हमारे साथ राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश शुक्ला जी हैं। इनसे तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। अगर आप सिरमौर विधानसभा के हैं तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रवादी पार्टी से अविनाश शुक्ला जी प्रत्याशी थे और काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस से किया। भैया, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो अपने बारे में थोड़ा हमारे जनता से रूबरू करवाइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई। आपके टीवी चैनल के जो दर्शक हैं उनको हम नवरात्र के इस पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, और माता की कृपा संपूर्ण जगत पर बनी रहे, सब सुखी रहें, सब समृद्धशाली बने और सब निरोग रहें, ऐसी कामना करते हैं। हमारा जो परिवेश है, तो हमने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल से भी किया है, MBA किया है 4 से, फिर जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद LLB भी कर लिया, क्योंकि जनता के जब मुद्दे उठाते थे तो जो अधिकारी होते थे बताते थे कि ये नियम में नहीं है। हमारे मन में आया कि ये ऐसे बताते रहेंगे कि ये नियम में नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा, तो फिर हम उनके मुद्दों और उनकी बातों को कैसे लड़ पाएंगे। तो हमने कहा कि नियमावली पढ़ना ज़रूरी है, और नियमावली पढ़ने के साथ साथ यदि डिग्री भी हो जाए तो वो भी अच्छा है। तो हमने सोचा कि LLB भी कर लेते हैं। हमारा एक साधारण बैकग्राउंड है, कोई हमारे घर से कोई राजनीति में नहीं थे, मगर हमारा बैकग्राउंड जो है बहुत अच्छा है। अच्छा ऐसे है कि हमारे घर परिवार के ऊपर कोई दाग नहीं था, और हमारे बब्बा जी शिक्षक थे,
उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय में संस्कृत में पढ़ाई की और वहाँ बनारस विश्वविद्यालय में अभावों की ज़िंदगी जीकर उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय में टॉप किया था। हमारे पिताजी भी शिक्षक थे, माता भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी थी और सभी लोग पढ़े लिखे थे, मगर राजनीति से ज़्यादा वास्ता नहीं था। एक सामाजिक ज़िंदगी, लोगों की मदद करना, किसी के साथ अन्याय अत्याचार न हो। यदि किसी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है तो लोग बुलाते थे कि आके हमारा समझौता करा दीजिए, क्योंकि हमारे घर परिवार के लोगों के दोनों पक्ष मानते थे कि यदि वो जो बोल देंगे तो हम दोनों लोगों को स्वीकार हो गए। एक तरह से पंच की भूमिका, जैसे नहीं होता था पुराने ज़माने में पंच परमेश्वर। तो हमारे घर का बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, स्वच्छ छवि और निर्दाग व्यक्तित्व और लोगों की मदद, किसी के साथ कोई छल नहीं, किसी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, सबको अपना घर परिवार जैसे सदस्य मान के काम करना, ऐसी छवि थी हमारे घर परिवार की। उसका लाभ हमको जिला पंचायत में मिला। अच्छा, ये जिला पंचायत आपने कब, किस उम्र में लड़ा? हम 24.5 साल 25 साल के थे। तो इसके पहले हम विधानसभा त्योतर से लड़ना चाहते थे। तो चूँकि हमारा बैकग्राउंड कुछ था नहीं, लोग कहते थे कि भाई ये तो विधायक के बेटे हो तो टिकट मिलेगा, या तो बहुत बड़ा नाम हो घर परिवार का, राजा रियासतदार हो या छोटे रियासतदार हो तो मिलेगा। तो जब टिकट नहीं मिले तो बोले कि या तो छोटे छोटे चुनाव जीत के आए हो। जिला पंचायत हमारे गांव से थोड़ा दूर, ये 28 पार और ये मिला के एक वार्ड क्रमांक 2 जिला पंचायत था। तो हमारे मन में आया कि ये हम सामान्य वर्ग से जैसे आते हैं, तो हमारे मन में आया कि जिला पंचायत का सामान्य सीट है, तो यदि विधानसभा लड़ना चाहते हैं तो पहले जिला पंचायत लड़ लें। जिला पंचायत लड़े, 2-3 महीने मेहनत किए और जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला, प्रेम मिला, विश्वास मिला और ईश्वर की कृपा थी, जीत गए। अच्छा। और हमारे घर का बैकग्राउंड अच्छा था, लोगों की ये मन में था कि ये लड़का अच्छा करेगा, मगर ये एक ऐसी फैमिली से है, ऐसे परिवार से है, ये बुरा तो किसी का करेगा नहीं। ये लोगों में विश्वास था, उस विश्वास का लाभ हमको मिला और हम चुनाव जीत गए, अच्छे मतों से जीते। फिर इसके बाद हम लोग पंचायती राज का आंदोलन भी किए, उसमें हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष अभय मिश्रा भी थे। फिर उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को धोखा देके और कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होकर रीवा से चुनाव लड़े, फिर वो हार गए। फिर इसके बाद हम लोग पंचायती राज के जो प्रतिनिधि थे, बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने अपने आप को ठगा और सहमा महसूस किया। बोले कि ऐसा धोखा और ऐसा विश्वासघात हमने कभी देखा ही नहीं। तो फिर इसके बाद आंदोलन के बाद हमारे मन में आया कि किसी दल से टिकट मांगना, और बहुत सारे लोग मतलब चापलूसी की पराकाष्ठा रहती है, लोग इतना चापलूसी, और यदि किसी के मन में दृढ़ संकल्प है कि हमको जनता की सेवा करना है, जनता के लिए जीना है और ईमानदारी से काम करना है, निष्ठा भाव और समर्पण से काम करना है, जनता के प्रति ईमानदार रहना है, तो वो व्यक्ति के अंदर चापलूसी का भाव नहीं आएगा। तो हमारे मन में आया कि ये चापलूसी करना, इससे टिकट मांगना, इस दल से मांगना, क्यों न एक नया दल गठित किया जाए और उसमें जनता की आवाज़ बुलंद की जाए और जो बेचारे नवयुवक रहते हैं उनको टिकट दिया जाए। तो युवा, क्योंकि 60, 70 साल के आदमी विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और फिर जनता बोलती है कि हमारे घर आए नहीं। तो हमारे मन में आया कि जब 70 साल का आदमी चुनाव लड़ेगा, 60 साल का आदमी चुनाव लड़ेगा, तो वो बिना रास्तों की सड़क में कैसे जाएगा। पहाड़ में जो ऊंचे टीले हैं, जहाँ लोग बहुत बुरी जिंदगी जीते हैं, जिनके पास सुविधा का अभाव है, कोई सुविधा नहीं मिल पा रही, वो ऐसे जगहों पे कैसे जा पाएगा। तो हमने सोचा कि युवाओं को टिकट देंगे, कम से कम ऐसे लोगों को कि वो कोने कोने जहाँ जनता का वास हो, जहाँ लोग रहते हो, वहाँ तक तो पहुँच जाए। उनकी बिना देखे, किसी का जीवन को बिना देखे और बिना समझे आप नहीं तय कर सकते हैं कि इसका जीवन कैसे बीतता है। तो हमने सोचा कि ऐसे युवाओं को टिकट देते हैं, ठीक है, जीतना हारना चलता है,
राजनीति है, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, मगर जीते तो संकल्प हो कि सेवा करना है, हारे तो ये मन में निष्ठा और प्रण हो कि क्या कहते हैं, निष्ठा और प्रण हो कि हमको हार नहीं मानना है, हम जीतेंगे और जीत के संकल्प के साथ काम करेंगे। यदि जीते तो हमको जीत के उससे घमंड में नहीं होना है, जनता के प्रति विनम्रता का भाव हो, जनता के प्रति त्याग और समर्पण का भाव हो, जनता के प्रति उनको उनके जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का भाव हो और क्षेत्र के को विकसित करने का भाव हो। मतलब इतना समर्पण हो कि हमारे क्षेत्र में यदि कोई बाहर का आदमी आए तो उसको लगे कि कौन सा विधायक है या कौन सा सांसद है ऐसा जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और उस जनता जनार्दन को धन्यवाद दे कि ऐसे व्यक्ति को आपने चुना, इसके लिए भी धन्यवाद। ऐसा ना हो कि ऐसे व्यक्ति को चुने कि जब वो जनप्रतिनिधि कहीं जाए तो लोग बोले कि कैसी जनता ने इसको चुन के भेजा है। इससे जनता का और क्षेत्र का दो रूप का नाम खराब होता है। आप जैसे सिमरिया में जाएंगे तो वहाँ पे लोग बोलेंगे कि मतलब सिमरिया की जनप्रतिनिधि जब कहीं जाते हैं तो वो केवल पैसे की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, उद्योग की बात, अभय मिश्रा जी की बात करते हैं। हमारे साथ जो हमारे अध्यक्ष भी रहे जिला पंचायत के, तो जब वो कहीं जाएंगे तो केवल पैसे की बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे और जनता को मूर्ख बताएंगे, बोलेंगे कि ठीक है वो चुनाव के समय देखना है, बाकी कोई मतलब नहीं काम करने से और सबकी दवाई है और वो दवाई करना है और वोट लेना है। तो ये जनता को समझना चाहिए कि हमको हम जनता जनार्दन है, हम लोकतंत्र के सजग प्रहरी है। लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र के मूल्य जो है उन मूल्यों का पालन हो और उन्हीं मूल्यों को बचाने के लिए जनता को हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि जनता की आवाज़ लोकतंत्र है। तो ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि चुन जाते हैं और चुनने के बाद फिर जब क्षेत्र के बाहर जैसे भोपाल के लोग देखते हैं कि ये फला क्षेत्र से विधायक हैं, वहाँ केवल पैसे चलते हैं, वहाँ लोग खरीदे जाते हैं और बकरी भेड़ के भाव खरीदे जाते हैं, बल्कि बकरी और भेड़ की कीमत ज़्यादा होती है, वोटर की कीमत कम होती है। तो मेरा ये कहना है कि 5 साल के लिए अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, अपना सेवक चुनते हैं, मतलब अपने दुख दर्द, अपने क्षेत्र की आवाज़ बुलंद करने वाले प्रतिनिधि को चुनते हैं। और ऐसे प्रतिनिधियों को चुनने के लिए आदमी को 5 साल हमारा कोई प्रतिनिधि हो रहा है तो ऐसा हो कि जो कोई उससे मिले तो उसको लगे कि जनता का चुनाव अच्छा था, ये मन में हो। चलिए अविनाश जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपने सिरमौर विधानसभा से चुनाव लड़ा था, क्या कमी रह गई? क्या आप भी कांग्रेस की तरह ईवीएम में ठीकरा फोड़ेंगे या फिर क्या कमी आप मानते हैं कि आपसे कुछ कमी रह गई या फिर आपको जनता ने वो समर्थन नहीं दिया? देखिए, हमको तो लगता था कि हमको समर्थन अच्छा मिलेगा जी। और कोई भी चुनाव, एक तो नया दल जी, नवनिर्मित दल, फिर हमारे लिए विधानसभा का चुनाव, हम जिला पंचायत सदस्य थे और विधानसभा चुनाव लड़ना काफ़ी बड़ा, और फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी थी कि हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में टिकट भी बांट रहे थे। अच्छा। लोगों को फोन भी आता था, उनकी बात भी सुनते थे। तो इन सब व्यस्तताओं के बीच में चुनाव लड़े और हम जनता जनार्दन से हमको मतलब कोई उनसे गिला शिकवा नहीं, हम जिस काबिल थे हमको वोट मिला, आगे काबिलियत बढ़ाएंगे तो और वोट मिलेगा, मगर हमारे अंदर प्रण है, दृढ़ विश्वास है और हमको कोई दुख भी नहीं कि हमको दुख है कि हमको वोट कम मिला। ठीक है, जनता का आशीर्वाद है, कम वोट मिला, कल ज़्यादा वोट मिलेगा, कल जीतेंगे, परसों और बड़ा जीतेंगे, मगर हम चाहते हैं कि हमको अच्छा काम करना है। हमारा ये संकल्प है कि हमको अच्छा काम करना है, सड़कों का अच्छी जाल बिछाना है, नहरों की जाल बिछाना है। जैसे हमारा एक संकल्प था, हर खेत में पानी, हर गांव को सड़क, हर बालक बालिका को शिक्षा, हर हाथ को काम। तो जो हमारा एक संकल्प है, उस संकल्प का विकल्प हमको बनना है, उस संकल्प को साथ लेके जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करना है और प्रयत्नों की परिसीमा करना है।
परिश्रम की पराकाष्ठा करना है जी। और लोगों के लिए जीना है, और जिससे उनको ये लगे कि हमने जिसको चुना वो बेहतर है। जो आपने संकल्प लिया था तो वो बीजेपी दावा कर रही है कि हमने पूरा कर दिया रीवा। लोकसभा चुनाव भी आपकी पार्टी लड़ रही है तमाम क्षेत्रों से। क्या लग रहा है कि रीवा में विकास हुआ है? जनार्दन मिश्रा जी बीजेपी के सांसद हैं, कर पाए हैं कि नहीं कर पाए? देखिए क्या है कि बीजेपी का यदि मूल चरित्र देखें तो अटल आडवाणी जी की पार्टी रही थी, और मूल चरित्र आप देखेंगे तो भय और भ्रष्टाचार, दो शब्द हमने बोला है, भय और भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। मतलब भाजपा भय और भ्रष्टाचार की पर्याय है। भय कैसे कि आप चुने हुए जनप्रतिनिधि को जेल में डालते हो, और कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे भी जेल में जा रहे हैं जिनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, मगर वो अपने पद को सुशोभित करने के लिए कि हम जेल से ही पूरे प्रदेश को चलाएंगे, ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं। अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब आप देखे होंगे कि लालू जी भी जेल गए, पता नहीं कितने मुख्यमंत्री जेल गए। हमारे यहाँ सुश्री उमा भारती जी भी जेल गई, तो उन्होंने इस्तीफा दिया पद से। तो एक नैतिक आधार पर एक कहते हैं कि हमको संविधान बचाना है, और आप संवैधानिक मूल्यों का पालन नहीं कर रहे। आपको पद की इतनी लोलुपता है, और आप यदि बनाओगे तो अपनी पत्नी को बनाओगे, तो परिवार की पार्टी हो गई। मेरा कहने का मतलब जो कार्यकर्ता है उनको मुख्यमंत्री बनाओ। आप जेल में हो, जब जेल से बाहर आओ, हम आडवाणी जी की भी किस्सा याद है कि आडवाणी जी के ऊपर आरोप लगा था तो वो चुनाव नहीं लड़े थे। तो मेरा ये कहना है कि चुनाव का समय रुकने वाला तो है नहीं, ये नहीं लड़े तो अगला चुनाव लड़ेंगे, मगर लोगों के कोई आरोप लगा है, कोई प्रत्यारोप लगा है, तो उससे बाहर आना एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है व्यक्ति की, और उस नैतिक जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। उससे जनता के अंदर भावना आपके प्रति शुद्ध होती है, और जनता के मन में आता है कि ये नैतिक मूल्य पे जीवन जीने वाले व्यक्ति। तो मेरा ये कहना है कि जो भाजपा का चरित्र है वो भय और भ्रष्टाचार का है। एक तो आप चुनाव के समय में ही जेल भेजते हो, चुनाव के समय आपकी ईडी और सीबीआई सक्रिय होती है, बाकी 5 साल क्यों नहीं होती? ठीक है ना, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को परेशान करते हो। ठीक है, हर राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षा होता है, और होना भी चाहिए कि हमारी हर प्रदेश में सरकार हो, हमारी पूरे देश में सरकार हो, हमारा परचम हर जगह लहराए, मगर उस परचम का लहराना और उस सरकार का होना एक नैतिक मूल्य और लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पे होना चाहिए, जिससे जनता को ये एहसास हो कि जो हमारे महापुरुष थे, जिन्होंने हमको कुर्बानियां दे के आज़ादी दिलाई, उनकी आज़ादी व्यर्थ नहीं गई। उनको ऐसा न लगे कि हम एक अंग्रेज छोड़ के गए थे, हमको दूसरे अंग्रेज पकड़ लिए, हम उनके चंगुल में फंस गए हैं और हमारा जीवन जीना दुश्वार हो गया है। हम उनको किसी भी चीज़ पे भरोसा ही न रहे। बहुत सारे लोगों को चुनाव पे भरोसा नहीं रह गया। उनको लगता है कि हम वोट दिए और हमको वोट ही नहीं मिला, जिसको हम वोट देते हैं उसको वोट जाते ही नहीं है। तो चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए कि चुनाव आयोग का जो एक मूल्य है, चुनाव आयोग के जो एक प्रासंगिकता है, वो बरकरार रहे। क्योंकि चुनाव आयोग की प्रासंगिकता तभी बरकरार रहेगी जब लोगों को लगेगा कि चुनाव ईमानदारी और न्यायपूर्ण तरीके से हुआ। हर राजनीतिक दल को उतना ही महत्व मिला जो सत्ता में राजनीतिक दल है या जो विपक्ष में राजनीतिक दल है या जिन राजनीतिक दलों का वजूद बनना शुरू हुआ है, सबको बराबर महत्व मिल रहा है और सब जनता के प्रति जवाबदेह हैं और सब जनता के प्रति समर्पित होकर काम कर रहे हैं और जो काम कर रहा है उसको जनता चुनेगी। ऐसा ना हो कि जो राजनीतिक दल बड़े हैं उनको अलग महत्व मिले, उनको वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के जनप्रतिनिधि, अब यहाँ के कलेक्टर, जहाँ के भी कलेक्टर होते हैं तो जो छोटे छोटे जनप्रतिनिधि या निर्दलीय या किसी छोटे दल के प्रत्याशी उतरते हैं उनको अलग महत्व मिलता है और जो सांसद विधायक जाते हैं या बड़े दल के प्रतिनिधि जाते हैं उनको अलग महत्व मिलता है। तो कलेक्टरों को भी, कलेक्टर उस टाइम पे निर्वाचन के जिले के प्रमुख होते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि हम कलेक्टर नहीं हैं, हम न्याय की कुर्सी में बैठे हैं, हमारे लिए सभी अभ्यर्थी और सभी प्रत्याशी समान।
ये उनको उनके मन में एक लोकतंत्र के प्रति उनके यदि पवित्र भाव है तो उनके मन में ये चीजें होनी चाहिए। क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी की प्रमुख लड़ाई किससे है, कांग्रेस या बीजेपी से? देखिए, कांग्रेस की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने एक तो कांग्रेस को ऐसा राजनीतिक दल बना दिया है कि लोगों के मन में जो प्रति रहता था कि कांग्रेस संघर्ष की है, कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का अच्छा योगदान था, वो प्रासंगिकता कांग्रेस की खत्म हो चुकी है। आज देखा जाए तो कांग्रेस मुस्लिम और तुष्टीकरण की बात करती है और एक मुस्लिम समाज के लोग भी ऐसा मानते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये हमारे रक्षक है। मगर उनको भी मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस रक्षक नहीं है। यदि मुस्लिम समाज आज गरीबी और बेरोजगारी और अशिक्षा के साथ साथ धर्म की कट्टरता के लिए यदि जिम्मेदार है तो उसका सर्वप्रथम कांग्रेस जिम्मेदार है। क्योंकि हमारे जो महापुरुष महात्मा गांधी थे, राष्ट्रपिता, उनका एक ही नारा पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, सत्य और अहिंसा। और यदि किसी भी धर्म में अहिंसक भावना होगी, कट्टरता की भावना होगी, वो धर्म कभी लोकप्रिय नहीं हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि यदि गरीब मुसलमानों को अपने जीवन में बदलाव लाना है तो उनको भी कांग्रेस का साथ छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि कांग्रेस ने हमेशा बहुत बुरा काम किया है, कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया है, मगर कांग्रेस की जो मूल विचारधारा उससे भटक गई और कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस की लड़ाई पूरे देश में हमको नहीं लगता है कि किसी दल से है। कांग्रेस लड़ रही अपने वजूद बचाने के लिए। एक परसेप्शन बना दिया गया है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी बन गई है, मुसलमान वर्ग ज़्यादा कांग्रेस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, हिंदू लोग अग्रसर हो रहे हैं बीजेपी की ओर। आपकी जो राष्ट्रवादी पार्टी है ये आप क्या बोलते हैं, सर्वहारा वर्ग की पार्टी है या फिर किसी विशेष जातीय वर्ग की? देखिए, यदि पार्टी हम लोगों ने मिलकर बनाई, यदि हमारे मन में जाति पाति भेदभाव या क्षेत्रवाद का रूप होता तो दल का निर्माण भी ऐसे ही नाम से होता। तो जो राष्ट्र की भावना हो, और राष्ट्र कैसे बनता है, कोई भी ग्राम पंचायत बनती है तो वहाँ के गांव के लोगों से बनता है। पत्थर पहाड़ नदियां तो ये प्रकृति है, हमारे ईश्वर समान, मगर वहाँ के ग्राम पंचायत का निर्माण होता है तो वहाँ की जनसंख्या के आधार पर होता है। ब्लॉक का निर्माण होता है तो वहाँ की जनसंख्या के आधार पर होता है। जिले का निर्माण वहाँ की जनसंख्या के आधार पर। उसी प्रकार राष्ट्र का निर्माण वहाँ के जनसंख्या के आधार पर होता है। तो राष्ट्रवादी भारत पार्टी का जो मूल है वो राष्ट्र निर्माण के लिए है, और राष्ट्र निर्माण का जो मूल है कि हम अपने भारत को, राष्ट्रवादी भारत, हम अपने भारत को एक वैभवशाली, एक संपन्न, एक ऐसा भारत बनाए जो पूरे विश्व को प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता हो। राष्ट्रवादी भारत का मतलब हो एक अहिंसक भारत, जो हिंसा से प्रेम ना रहे, अहिंसा की दिशा में चले। एक सत्य का भारत, जो सत्य और सनातन धर्म, ये एक काम आपको किस्सा बताते हैं कि महात्मा गांधी सबको लेके चलते थे। रघुपति राघव राजा राम, पति का पावन सीताराम, ठीक है ना। तो वो उनके अनुयायी मुस्लिम भी थे, उनके अनुयायी सिख भी थे, उनके अनुयायी ईसाई भी थे, और उनके विचार के अनुयायी मतलब पूरा जगत था लगभग। हिंसक लोग बस नहीं थे। तो उनसे पूछा गया कि आप मुस्लिम ने बोला कि आप अल्लाह को मानिए और मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लीजिए, और उसने बोला कि बाइबल कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि यदि आप गीता पढ़ोगे तो गीता में बाइबल, कुरान और सबका सार है, सभी धर्मों का सार अपना गीता है। तो इस
सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति सबका सार है। जी। यदि इस रास्ते पे चलोगे तो आपकी लोकप्रियता और आपकी प्रासंगिकता बढ़ेगी। क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति में धर्म और ये धर्म और जाति एंट्री ले चुकी है, इनकी एंट्री हो चुकी है? देखिए, मेरा ये मानना है कि देश को चलाने के लिए जनता, यदि लोकतंत्र है, लोकतंत्र की स्थापना करना है तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद चाहिए। और लोकतांत्रिक प्रणाली से देश को चलाना है तो लोगों का मत चाहिए। यदि लोगों का मत चाहिए तो लोगों की भावनाएं, लोगों की अपेक्षाएं जैसी हो उस हिसाब से काम करना है। मेरा ये कहना है कि राजनीति में धर्म का आना और धार्मिक भावनाओं का आना, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो धर्म का आना, धार्मिक भावनाओं का आना जनता के मन पे है। क्योंकि जनता यदि चाहती है कि धार्मिक देश हो, धार्मिक भावना की प्रधानता हो और धर्म के हिसाब से सरकार चले, और क्या धर्म का मतलब ही है न्याय और अहिंसा, तो ये तो परम धर्म है। क्योंकि बीजेपी ने राम मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा बनाया है अपनी। देखिए, यदि कोई राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल जनता के आशीर्वाद चाहता है, कोई राजनीतिक दल, तो जनता के विषय को मुद्दा बनाना पड़ेगा। और करोड़ों हिंदुओं की आशा आकांक्षा थी कि राम मंदिर बने, और ये राम मंदिर लोगों की आशा आकांक्षा थी, तो उनकी अभिलाषा को पूरा करना किसी राजनीतिक दल की जिम्मेदारी बन गई। और मैं ये मानता हूँ कि भाजपा ने राम मंदिर नहीं बनाया है, राम मंदिर देश की करोड़ों जनता की भावनाओं ने बनाया है और उनके योगदान ने बनाया है। चाहे पैसे का योगदान हो, चाहे वोट का योगदान हो, चाहे सामर्थ्य और उनके समर्पण ने बनाया है। तो उनका समर्पण था, उनका सामर्थ्य था, क्योंकि सरकार ऐसी बनी जो राम मंदिर की बात करती थी, और राम मंदिर बना तो जनता का आशीर्वाद के साथ साथ उनका धन भी, चंदा भी लोगों ने दिया, तो राम मंदिर बनी और कोर्ट का ऐसा आदेश हुआ, तो राम मंदिर जो बनी वो कानूनी प्रक्रिया और संविधान के अनुरूप, संविधान के सर्वसम्मत से बनी। तो इसमें हमारा क्या विरोध हो सकता है? क्योंकि लोकसभा में, रीवा लोकसभा संसदीय सीट से बात करें तो आपके प्रत्याशी रंजन गुप्ता जी मैदान में हैं, तो क्या लग रहा है कि आपकी प्रमुख, या रीवा सीट से बात की, प्रमुख मुद्दे क्या है रीवा के जो आप लड़ेंगे, आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, क्या है कि मैं व्यापारी समाज को भी राष्ट्रवादी समाज मानता हूँ जी। क्योंकि आप छोटे छोटे गांवों में जब जाएंगे तो वहाँ छोटी छोटी दुकानें रहती हैं, और उन दुकानों में जरूरी नहीं है कि गुप्ता जी दुकान चलाएं तो ही वो व्यापारी है। कोई भी दुकान चला रहा है तो उसका दृष्टिकोण व्यापारी और महाजन की भूमिका होती है। तो जब आप किसी गांव में जाएंगे तो किसी किसान की बच्ची की शादी होगी, किसी मजदूर की बच्ची की शादी होगी, कोई घर कार्यक्रम होगा, प्रोग्राम होगा, तो व्यापारी के पास किसान जाएगा, मजदूर जाते हैं जब, तो वो बोलते हैं कि भैया मेरे पास अभी इतना पैसा है और इतना पैसा मैं बाद में दूंगा, मेरा अच्छा कार्यक्रम हो जाए। तो हर व्यापारी का उद्देश्य होता है कि ठीक है, थोड़ा फायदा जुड़ा होना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि सबका पेट चलना है, मगर एक तो उनकी सेवा की भूमिका हो गई कि चलो ये सामान ले जाए, ये अपना काम कर ले, बाद में हमको वापस कर देंगे। तो एक राष्ट्रवादी की भूमिका हो गई। तो रंजन जी चाह रहे थे कि हमको चुनाव लड़ना है, लोकसभा का चुनाव लड़ना है। वो पहले विधानसभा का भी चुनाव लड़ना चाहते थे रीवा से, किसी कारणवश उनको टिकट नहीं मिल पाई। तो ये हुआ कि आप लोकसभा चुनाव लड़िए। अब लोकसभा चुनाव की कोई दल लोकसभा चुनाव में व्यापारी को टिकट नहीं देता, क्योंकि दल ये सोचते हैं कि व्यापारियों की संख्या बहुत नगण्य है। अब व्यापारी भाइयों से मेरा विनम्र आग्रह है कि उनको तय करना पड़ेगा कि उनकी संख्या और उनकी विचार और उनके समर्थक कितने हैं। इसलिए हर व्यापारी की ये लड़ाई है, राष्ट्रवादी भारत पार्टी की लड़ाई, रंजन गुप्ता का चुनाव प्रत्याशी बनना हर व्यापारी की लड़ाई है। क्योंकि यदि उनकी संख्या और अपनी ताकत का एहसास नहीं कराएंगे तो उनका कोई भी दल उनके वजूद को नहीं मानेगा कि उनका भी कोई वजूद है।
और भाजपा भी सोचती थी कि ये कहाँ जाएंगे, इनके पास कोई रास्ता नहीं है तो ये हम ही को वोट देंगे। तो उनको अपने प्रासंगिकता को बरकरार रखने के लिए, अपने ताकत को दिखाने के लिए राष्ट्रवादी भारत पार्टी से जुड़ के यदि काम करेंगे तो उनका जो विचार है और उनका जो संकल्प है और जो राजनीतिक दल है उनके ताकत का एहसास करेंगे। और रंजन गुप्ता जी अच्छे प्रत्याशी हैं। रंजन गुप्ता जी ने काफ़ी संघर्ष किया है, लोगों की आवाज़ बने हैं। ठीक है, चुनाव जीतना न जीतना अपनी जगह पे, मगर लोगों के लिए जीना, अपने घर से इस संकल्प के साथ निकलना कि हम लोगों के लिए जिएंगे, देश के सेवा करेंगे, लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए पूरे समर्पण से काम करेंगे, मैं उसी व्यक्ति को असली जनप्रतिनिधि के रूप में देखता हूँ। अच्छा, लास्ट प्रश्न हमारा कि आप वो कौन से ऐसे कार्य करेंगे अगर जनता आपको समर्थन देगी, तो कौन से ऐसे कार्य रहेंगे, 3 काम बताइए जो अभी तक आप मानते हैं कि जनता को मूल रूप से मिल जाना चाहिए, रीवा के लोगों को, और नहीं मिला। देखिए, जो हमारा संकल्प है वो पार्टी का भी संकल्प हो सकता है जी, कि हर खेत को पानी, हर गांव को सड़क, हर बालक बालिका को शिक्षा, हर हाथ को काम। देखिए, जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें हम बोल रहे हैं ऐसे ऐसे करना। सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा का तो ये होता है कि अपने क्षेत्र की आवाज़ बनना लोकसभा में, और आवाज़ ऐसे बनना कि रीवा संसदीय क्षेत्र को पूरा देश जाने। जैसे कोई भी बड़ा जनप्रतिनिधि होते हैं और बड़े जनप्रतिनिधि के साथ अच्छे वक्ता होते हैं, तो वो अपने भाषण जब देते हैं संसद में और मर्यादा के साथ भाषण देते हैं और अच्छे शब्दों को उठाते हैं, अच्छे विचार प्रकट करते हैं, तो संसदीय कार्य प्रणाली में हर सांसद पूछते हैं कि इनका क्षेत्र कौन सा है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है। तो मेरा ये मानना है कि वहाँ संसद में ऐसे बात बोलना जो लोगों की मन को छुए और देश के दिल में हो। तो ये चाहते हैं कि मतलब हमारे रीवा क्षेत्र की जनता जनार्दन और रीवा का नाम पूरे देश में। दूसरी चीज क्या है कि जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो पहले से चली आ रही है, बहुत सारी पुलियां बनी हैं पीडब्ल्यूडी की पुरानी, जो दबी रहती है नीचे और बरसात के दिनों में वहाँ पानी भर जाता है, आवागमन अवरोध होता है। गांव के बच्चे स्कूल जाने से वंचित हो जाते हैं, कोई महिलाएं बीमार होती हैं तो अस्पताल पहुंचने से वंचित हो जाती हैं, बहुत सारे मजदूर काम करने से वंचित हो जाते हैं, लोगों की दिनचर्या प्रभावित होती है। तो मेरा ये मानना है कि वो सभी जितने पीडब्ल्यूडी के पुलियां हैं छोटी छोटी, वो सब पीएमजीएसवाई में जुड़वा के और उनके वाटर लेवल से ऊंचा रहे, जिससे बरसात बारिश कितनी भी हो आवागमन अवरुद्ध ना हो। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे नहरों का काम हो उनकी आवाज़ बने, चिकित्सा के क्षेत्र में आवाज़ बने, जो गौ माता है पशुधन है उनकी आवाज़ बने, फिर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी आवाज़ बने, फिर युवाओं की बेरोजगारी की आवाज़ बने, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम हो उसकी आवाज़ बने, भ्रष्टाचार के जो अभी हमने बोला कि भाजपा भय और भ्रष्टाचार की पार्टी बन गई है, तो भय और भ्रष्टाचार की आवाज़ बने कि यदि भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी बुलंद आवाज़ करें और कोई भी भयभीत ना हो, क्योंकि लोकतंत्र में सर्वश्रेष्ठ जनता जनार्दन होती है। जनता जिसको चाहेगी वो सत्ता पे बैठाएगी और जनता जब चाह लेगी तो सत्ता से हटा देगी, ऐसा हमारे संविधान में प्रारूप है, नियम है। तो जनता को डरने की जरूरत नहीं है, चाहे पुलिस हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी। मैं तो ये मानता हूँ कि नेता जनता के सेवक होते हैं और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो जनता के नौकर होते हैं, शुद्ध नौकर होते हैं जी। क्योंकि जनता के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से कर्मचारियों को पेंशन, कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है और उस तनख्वाह से उनका जीविकोपार्जन होता है, उनके परिवार बढ़ते हैं, पलते हैं, पुसते हैं और उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ये मानना है कि
ये प्रत्येक कर्मचारी के मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं इनका नौकर हूँ, और नौकर और मालिक के प्रति क्या दायित्व होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस लोकतंत्र के में जनता मालिक है और जनप्रतिनिधि सेवक है और कर्मचारी नौकर है। ये मन में सबके भाव होना चाहिए। रीवा में नशा युवाओं को अपने शिकंजे में लेकर जा रहा है, काफ़ी गांव-गांव तक नशा फैल गया है, युवाओं को अपने शिकंजे में ले लिया। इसके लिए आप क्या कुछ योजनाएं बनाए? देखिए, नशा बेचने वाले ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका पूरे जिले में नशे का कारोबार था, वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और बोलते हैं कि मैं इतना पिला दूंगा कि वोट समझ में ही नहीं आएगी कि वोट किसको देना है। सब हमको वोट दे देंगे नशे में रहेंगे तो मेरा ये मानना है कि जनता को जागना पड़ेगा, क्योंकि जो अपराध का बढ़ना उसमें 80% भूमिका नशे की होती है। आप भी ऐसा मानते हो जी। तो यदि अपराध को कम करना है, महिलाओं को सुरक्षित करना है, बच्चों को सुरक्षित करना है, अपराध को कम लाना है, लोगों को मर्डर ना हो, चोरियां ना हो, घर के गहने ना बिके, क्योंकि नशे में घर के गहने भी बिक जाते हैं, खेत बिक जाते हैं किसानों के। यदि बच्चा नशेड़ी हो गया तो किसान का खेत बिक जाता है, अपराध भी बढ़ते हैं। तो यदि नशा से मुक्ति पाना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। ये कोई दल या कोई जनप्रतिनिधि इससे को बोले कि हम मैं पूरा कर दूंगा, नशे से मुक्त प्रयास कर सकता है और मुक्ति दिलाने का काम जन आंदोलन से होता है। तो मेरा ये मानना है कि ये नशा मुक्ति का काम पूरे मध्य प्रदेश और देश में एक जन आंदोलन का रूप होना चाहिए, क्योंकि नशा नाश का जड़ है और नशा यदि आप करोगे तो आप भी सुरक्षित नहीं रहोगे और आपका परिवार भी सुरक्षित नहीं रहेगा और आपके ऊपर भी कभी भी संकट आ सकता है और वो संकट आपका परिवार को भी झेलना पड़ सकता है। तो मेरा ये मानना है कि नशा नाश की जड़ है और नशा से मुक्ति के लिए हर संभव पार्टी और जो पार्टी के प्रत्याशी हैं और जो पार्टी की विचारधारा है वो नशे के तो खिलाफ ही है और हर पार्टी की विचारधारा नशे के खिलाफ होनी चाहिए। तो आप थे हमारे साथ राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश शुक्ला जी। इन्होंने हमारे साथ अपने विचार साझा किए, कौन कौन से प्रमुख मुद्दे लेके ये रीवा संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे साझा किया और अगर जनता इनको समर्थन देती है, दिल्ली भेजती है, तो ये कौन से प्रमुख मुद्दे जनता के लिए देंगे, वो सुख सुविधाएं देंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए आप हमें इजाज़त। धन्यवाद।